कल्पना कीजिए आपकी पत्नी आपको धोखा देती है और वो घर का सारा कीमती सामान और गहने लेकर हमेशा के लिए चली जाती है। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। एग्जैक्टली क्योंकि कुछ महीनों बाद आपके दरवाजे पर एक कोर्ट का नोटिस आता है और वो पत्नी कह रही है कि मुझे अपने पति से हर महीने गुजारा भत्ता चाहिए। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि अदालत शायद आपको वो पैसे देने का आदेश दे भी दे। हाँ, मतलब ये सुनने में किसी बुरे मजाक जैसा लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन फैमिली लॉ की दुनिया में सच्चाई अक्सर फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। देखिए, यही वो अजीब सच्चाई है जिसका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से लोगों को करना पड़ता है। मतलब फैमिली लॉ में भावनाएं और कानूनी प्रक्रियाएं आपस में इतनी उलझ जाती हैं कि सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज हमारे सामने जो ये दस्तावेजों का ढेर रखा है ना, इसमें सबसे ऊपर साल 2026 का एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जिसने इस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये केस है हिमांशु चौड़िया बनाम राजस्थान राज्य। सच कहूं तो इन पेपर्स को देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। जब लोग पहली बार कोर्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। राइट। मतलब अगर मैं खुद को एक ऐसे क्लाइंट की जगह रखकर देखूं जो इस कानूनी चक्रव्यूह में फंस गया है, तो मेरे मन में 1000 सवाल उठते हैं। इसलिए आज इन दस्तावेजों की गहराई में हम एक लीगल कंसल्टेशन की तरह जाएंगे। मैं एक ऐसे इंसान के नजरिए से सवाल पूछूंगी जो इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहता है। और मेरे साथ इन कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने के लिए एक बेहद अनुभवी एक्सपर्ट वकील मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस फाइल को खोलते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानूनी भाषा को एकदम आसान शब्दों में समझा सकूं। थैंक यू। तो सबसे पहली बात जो मुझे एज अ क्लाइंट परेशान कर रही है वो ये है कि क्या ये मेंटेनेंस या भरण पोषण देना हमेशा अनिवार्य होता है? मतलब क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां एक पति सीधा कह सके कि देखो मैं ये पैसा नहीं दूंगा? इस सवाल का सीधा जवाब हाँ और ना दोनों है। दोनों कैसे हो सकते हैं? मैं समझाता हूं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, कानून रातों रात या बिना किसी कारण के नहीं बनते। उनके पीछे समाज को स्थिर रखने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अगर हम भरण पोषण के मूल कानून की बात करें तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आता है। ओके, सीआरपीसी 125। हाँ, और वैसे अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस 2023 में ये धारा 144 बन चुकी है। ये कानून विशेष रूप से पत्नी, बच्चों और बूढ़े माता पिता के भरण पोषण की बात करता है। वेट एक मिनट, आपने कहा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में? जी हाँ, सीआरपीसी में। लेकिन इसे क्रिमिनल कोड में क्यों रखा गया है? मतलब ये तो पति पत्नी का आपसी मामला है ना, इसे तो सिविल कानून में होना चाहिए था। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे क्रिमिनल कोड में इसलिए रखा गया ताकि ये प्रक्रिया तेज हो सके। आपको पता ही होगा कि सिविल मुकदमों में कितने साल लग जाते हैं। हाँ, वो तो पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। इस कानून का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना था कि समाज में कोई भी व्यक्ति जिसे भरण पोषण की जरूरत है वो अचानक सड़कों पर ना आ जाए। भूखमरी या बेसहारापन को रोकने के लिए ये एक त्वरित यानी समरी प्रोसीजर बनाया गया था। ओके, मतलब एक फास्ट ट्रैक सिस्टम। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं और वो अपनी पत्नी या बच्चों की देखभाल करने से इनकार करता है तो मैजिस्ट्रेट उसे मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकते हैं। और यहीं से अंतरिम भरण पोषण या इंटरिम मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। अंतरिम भरण पोषण मतलब जो केस चलने के दौरान दिया जाता है। ठीक कहा आपने। भारत में पारिवारिक विवादों के केस अदालतों में आसानी से 5 से 10 साल तक चल सकते हैं। 10 साल? बाप रे। हाँ, अब सवाल यह है कि जब तक ये तय होगा कि कौन सही है और कौन गलत, तब तक वो पत्नी या बच्चा खाएगा क्या? उनके दैनिक खर्च कैसे चलेंगे? इसी गैप को भरने के लिए अदालतें केस के शुरुआती दौर में ही बिना पूरी गवाही सुने इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे देती हैं। ओके, लेट मी अनपैक दिस। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई परमानेंट सेटलमेंट या अंतिम फैसला नहीं है। ये तो बिल्कुल फर्स्ट एड या एक तरह के इमरजेंसी मेडिकल फंड की तरह हुआ ना, कि जब तक बीमारी का असली इलाज नहीं होता या जब तक फाइनल कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मरीज की जान बचाए रखो। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। एकदम सही कहा आपने। ये सर्वाइवल के लिए दिया जाने वाला इमरजेंसी फंड ही है। इमरजेंसी फंड की बात तो मुझे समझ आ गई, ये लॉजिकल भी है। लेकिन अगर कोई साफ साफ धोखा दे रहा हो
या बिना वजह घर छोड़कर चला गया हो, तो मैं उसे ये इमरजेंसी फंड क्यों दूं? क्या ये अधिकार पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए पति को ये पैसा देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून में अधिकारों के साथ शर्तें भी जोड़ी होती हैं, और ये शर्तें सीआरपीसी की धारा 125 सबसेक्शन 4 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। अच्छा, तो कुछ अपवाद हैं? जी, ये धारा इस भरण पोषण के अधिकार पर एक बहुत बड़ी रोक यानी बार लगाती है। कानून स्पष्ट रूप से 3 ऐसी परिस्थितियां बताता है जहां एक पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ओके, वो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? एज अ क्लाइंट मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहली स्थिति है यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त या उचित कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है। ठीक है, मतलब बिना वजह घर छोड़ दे। सही। दूसरी स्थिति है यदि दोनों आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हों। और तीसरी स्थिति, जो हमारे आज के हिमांशु छोड़िया केस का मुख्य केंद्र है, वो है यदि पत्नी व्यभिचार यानी अडल्ट्री की स्थिति में रह रही हो। ओके, अडल्ट्री। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात साबित हो जाती है तो उसे 1 रुपया भी भरण पोषण के तौर पर नहीं मिलेगा। वेट 1 मिनट, यहाँ मुझे आपको रुकना पड़ेगा। जी, पूछिए। आपने अभी कहा व्यभिचार या एडल्ट्री, लेकिन जहां तक मुझे याद है कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था ना। उस केस में आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, 2018 का वो ऐतिहासिक फैसला। तो फिर उस फैसले के बाद तो व्यभिचार कोई अपराध या क्रिमिनल ऑफेंस रहा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे अपराध मानने से ही इनकार कर दिया है, तो फिर उससे भरण पोषण रोकने का आधार कैसे बनाया जा सकता है? ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है ना। देखिए, ये सवाल अक्सर मेरे कई क्लाइंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास नहीं है, बल्कि कानून की 2 अलग अलग शाखाओं का अंतर है। इसे ऐसे समझिए, जोसेफ शाइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि व्यभिचार अब आपराधिक कृत्य नहीं है, क्रिमिनल कृत्य नहीं है। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई पति या पत्नी व्यभिचार करता है तो राज्य की पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर जेल में नहीं डाल सकती। अच्छा, मतलब सरकार या पुलिस आपके बेडरूम के मामलों में दखल नहीं देगी। एकदम सही। अदालत का मानना था कि विवाह 2 लोगों के बीच का निजी मामला है। अगर रिश्ता टूटता है तो इसके लिए किसी को जेल भेजना सही नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा, भले ये पुलिस के नजरिए से अपराध न रहा हो, लेकिन फैमिली लॉ या सिविल कानून में ये आज भी एक वैवाहिक कुकृत्य यानी मैट्रिमोनियल ऑफेंस है। ओके, तो सिविल कानून में इसका क्या परिणाम होता है? विवाह एक तरह का सामाजिक और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बुनियाद वफादारी पे टिकी होती है। अगर कोई पक्ष उस वफादारी को तोड़ता है तो उसे जेल तो नहीं होगी, लेकिन उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के सिविल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। सिविल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि वो व्यक्ति अदालत से किसी भी तरह के वैवाहिक फायदे की उम्मीद नहीं कर सकता। इसीलिए तलाक लेने के लिए या फिर भरण पोषण से इनकार करने के लिए व्यभिचार आज भी एक पूरी तरह से वैलिड लीगल और मजबूत आधार है। ओह वाओ, अब पिक्चर साफ हो रही है। यानी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने शादी का वो एग्रीमेंट तोड़ा है तो कोर्ट आपको मिलने वाले रिलीफ या भरण पोषण पर रोक लगा सकती है। ये तो काफी सेंस बनाता है। जी बिल्कुल। तो अब जब कानून का ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है, तो चलिए वापस उस केस फाइल पर चलते हैं। हिमांशु चोडिया बनाम राजस्थान राज्य में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया? इस केस के फैक्ट्स ही इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फैक्ट्स पर नजर डालें। हाँ, तो मैं केस के फैक्ट्स बताती हूँ। साल 2014 में हिमांशु और उनकी शादी होती है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, उनका एक बच्चा भी होता है, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं। और साल 2020 में मामला इतना खराब हो जाता है कि पत्नी बच्चे को लेकर और साथ ही घर के कीमती सामान और गहनों के साथ ससुराल छोड़कर चली जाती है, जो कि भारत के पारिवारिक विवादों में बहुत आम बात है। राइट। इसके बाद वो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का केस दर्ज कर देती है और कोर्ट से इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करती है। लेकिन पति यहाँ चुप नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं। पति धारा 125 सब सेक्शन 4 के तहत एक याचिका डालता है और कहता है कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? मेरी पत्नी तो व्यभिचारी संबंधों में है। और वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा था, उसने सबूत दिए थे। हाँ, पति ने अदालत के सामने सबूत के तौर पर कई तस्वीरें,
चैट के प्रिंट आउट्स और दस्तावेज पेश किए जो ये दिखा रहे थे कि पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। मतलब पति ने अपनी तरफ से होमवर्क पूरा किया था। मेरा सवाल यही है, जब पति ने तस्वीरें दे दी, दस्तावेज दे दिए, तो फिर निचली अदालतों ने यानी ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट ने पति की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने पति की याचिका को खारिज करके उसे मेंटेनेंस देने के लिए क्यों मजबूर कर दिया? ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। देखिए, इस सवाल का जवाब हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमजोरी और अदालतों के सबसे बड़े डर में छुपा है। डर? कैसा डर? इसे समझने के लिए हमें कोर्टरूम के अंदर चलने वाली प्रक्रिया को समझना होगा। अदालती कार्रवाई मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला है अंतरिम स्तर या इंटरिम स्टेज, जहां शुरुआती राहत दी जाती है, और दूसरा है अंतिम निर्णय या फाइनल एडजुडिकेशन, जहां सालों की सुनवाई के बाद पूरा केस खत्म होता है। तो ट्रायल कोर्ट को पति के सबूतों में दिक्कत क्या लगी? क्या तस्वीरें नकली थी? दिक्कत सबूतों में नहीं थी, दिक्कत उस स्टेज की थी जिस पर वो सबूत दिए गए थे। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का नजरिया पूरी तरह से प्रोसीजरल था। उनका सोचना था कि कोई भी इंसान इंटरनेट से तस्वीरें निकालकर या फोटोशॉप करके कुछ भी कोर्ट में पेश कर सकता है। ओके, मतलब कोर्ट को सबूतों की ऑथेंटिसिटी पर शक था? शक से ज्यादा कोर्ट का ये मानना था कि इन सबूतों की सत्यता का फैसला केस के शुरुआती चरण में यानी इंटरम स्टेज पर सिर्फ कागज देखकर नहीं किया जा सकता। तो फिर वो फैसला कैसे करते हैं? इसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। सबूतों को विधिवत रूप से रिकॉर्ड पर लाना होता है, गवाहों को बुलाना होता है, और सबसे जरूरी चीज क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह होनी चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है? कोर्ट में गवाह को कटघरे में खड़ा करके दूसरे पक्ष का वकील उससे तीखे सवाल पूछता है ताकि सच सामने आ सके। और अदालतों का तर्क था कि ये सारी प्रक्रिया केवल अंतिम निर्णय के चरण में ही संभव है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इंतजार करो। हाँ, इसीलिए उन्होंने पति की याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया और कहा कि अभी तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। जब फाइनल ट्रायल होगा तब हम देखेंगे कि आपकी तस्वीरें असली हैं या नहीं। माय गॉड, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब एज अ क्लाइंट ये मेरे लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति हो सकती है। अगर मैं इसे एक आसान एनोलॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मान लीजिए मेरी दुकान में चोरी हुई है। मेरे पास दुकान की साफ सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें चोर का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मैं वो फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन जाती हूँ। और फिर पुलिस आपसे क्या कहती है? पुलिस कहती है कि देखिए, फुटेज तो बहुत साफ लग रही है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम 5 साल बाद जब फाइनल ट्रायल होगा तब गवाहों को बुलाकर चेक करेंगे कि ये फुटेज असली है या फोटोशॉप की गई है। तब तक के लिए आप चोर को आजाद घूमने दीजिए और उसे दुकान से हर महीने कुछ राशन भी ले जाने दीजिए। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। राइट। अगर ऐसा हो तब तो मेरा दिवालिया ही निकल जाएगा। अगर पति को सालों तक फाइनल फैसले का इंतजार करना पड़े सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है, तो फिर उस कानून का फायदा ही क्या हुआ? जो पैसा वो सालों तक इंटरिम के नाम पर दे चुका होगा, अगर 5 साल बाद साबित हो गया कि पत्नी गलत थी, तो क्या कोर्ट वो पैसा वापस दिलवा पाएगी? बिल्कुल नहीं दिलवा पाएगी। वो पैसा गया। और यही वो दर्द था, यही वो कानूनी खाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से समझा जब ये मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने पहुंचा। तो उन्होंने इसी नाइंसाफी पर कड़ा प्रहार किया। फाइनली किसी ने तो समझा। हाँ, और यहीं से कानूनी दुनिया का एक बहुत ही अहम सिद्धांत सामने आता है, एक्स फेसी का सिद्धांत। एक्स फेसी, ये कोई भारी भरकम लैटिन शब्द लग रहा है। इसका असली मतलब क्या होता है? ये लैटिन जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। एक्स फेसी मतलब प्रथम दृष्टिया या प्रेमा फेसी। आसान शब्दों में कहें तो जो पहली नजर में ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। ओके, जो सामने ही दिख रहा हो। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत के आधार पर निचली अदालतों के नजरिए को पूरी तरह से पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से एग्जैक्टली क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई पति धारा 125(4) के तहत आवेदन दाखिल करता है और इंटरिम स्टेज पर ही कुछ ऐसे दस्तावेज या तस्वीरें पेश कर देता है जो पहली नजर में यानी एक्स फेसी पत्नी के व्यभिचारी संबंधों को साबित करते हैं, तो अदालतों को उन सबूतों से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। वाओ, यानी अगर वो सीसीटीवी फुटेज पहली नजर में असली लग रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लो, ना कि 5 साल बाद। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के इस बात को पकड़ लिया कि उन्होंने पति की याचिका को थ्रेशोल्ड पर ही बिना देखे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड पर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो पहली नजर में पूरी कहानी बयान कर रहे हैं, तो अदालत का ये कहना पूरी तरह गलत है कि हम सिर्फ फाइनल ट्रायल में इसे देखेंगे। ये तो पति के लिए एक बहुत बड़ी जीत है,
इसका मतलब है कि अब उसे सालों तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए छूटे पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। जीत से भी बढ़कर ये कानून की रक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही शक्तिशाली और कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर अदालतों ने हर मामले में सिर्फ अंतिम फैसले का इंतजार करने की जिद पकड़े रखी तो ये धारा 125(4) के मूल उद्देश्य को ही ओटीओस बना देगा। वेट, ओटीओस? इस शब्द का क्या मतलब है? कानूनी भाषा में ओटीओस का मतलब होता है पूरी तरह से व्यर्थ, निष्फल या जिसका कोई मतलब ही ना बचे। अच्छा, मतलब यूजलेस। हाँ, इसे ऐसे समझिए, कानून ने पति को एक सुरक्षा कवच दिया है कि अगर पत्नी व्यभिचार में है तो तुम्हें भरण पोषण नहीं देना होगा। लेकिन अगर अदालत की प्रक्रिया इतनी लंबी और थकाऊ हो जाए कि उस कवच को साबित करते करते पति 10 साल तक मेंटेनेंस चुकाता रहे तो फिर उस कानून का फायदा ही क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, वो कानून तो सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। असल जिंदगी में वो ऑब्सोल्यूट यानी बेकार हो गया। बहुत खूब। मतलब अगर न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाए कि न्याय का अर्थ ही खत्म हो जाए तो वो कानून का मजाक बन जाता है। तो इस सब के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस विशेष केस में आदेश क्या दिया? क्या उन्होंने खुद तय किया कि वो तस्वीरें असली थीं या नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम ट्रायल करना या सबूत जांचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की भावना को कायम रखते हुए हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन पुराने फैसलों को सेट असाइड कर दिया, यानी पलट दिया, और मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया। कानूनी भाषा में इसे रिमांड करना कहते हैं। रिमांड मतलब उन्होंने केस वापस उसी ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया जिसने उसे खारिज किया था। हाँ, लेकिन इस बार एक सख्त निर्देश के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि पति ने जो सबूत पेश किए हैं आप उन पर मेरिट के आधार पर अभी फैसला लीजिए। ओके, अभी फैसला लीजिए। जी, कोर्ट ने कहा कि ये तय कीजिए कि क्या पहली नजर में ये सबूत व्यभिचार साबित करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो अंतरिम भरण पोषण की मांग को अभी रोकिए, उसे सालों तक मत लटकाइए। ये पूरा मामला वाकई आंखें खोलने वाला है। अगर हम इस पूरी लीगल कंसल्टेशन के मुख्य टेकअवे को समेटें तो ये फैसला भारत के फैमिली लॉ में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। अब तक अदालतों का रवैया बहुत सेफ खेलने का होता था। वो इंटरिम स्टेज पर किसी भी सबूत को गहराई से देखने से बचती थी और कहती थी कि यार हम फाइनल ट्रायल में देखेंगे। लेकिन इस फैसले ने पतियों को एक बहुत बड़ा और मजबूत कानूनी हथियार दे दिया है। सही कहा आपने। अब अगर किसी पति के पास शुरुआती स्तर पर ही ठोस और स्पष्ट सबूत मौजूद हैं तो उसे सालों तक झूठे मुकदमों के बोझ तले दबने और आर्थिक नुकसान सहने की जरूरत नहीं है। ये फैसला भरण पोषण के कानून और उसके अपवादों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। ये संतुलन बहुत जरूरी भी था। लेकिन एक बात है, इस पूरी चर्चा और केस फाइल को गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या सवाल है? देखिए, एक ऐसा विचार है जो शायद इस कानून के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरिम स्टेज पर ही अदालत को तस्वीरें, दस्तावेज या डिजिटल चैट स्वीकार कर लेने चाहिए और उन पर एक्स फेसी फैसला सुना देना चाहिए। जी बिल्कुल कहा है। ये बात आज के संदर्भ में तो सही लगती है, लेकिन हम तकनीक के एक ऐसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां डीप फेक्स और एआई का बोलबाला है। ओह, आप एआई की बात कर रही हैं? हाँ, आज कोई भी इंसान एक मामूली से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी की भी बिल्कुल असली लगने वाली फर्जी तस्वीर, वीडियो या चैट जनरेट कर सकता है। अगर मुझे किसी को फंसाना हो तो एआई से एक फेक फोटो बनाना 2 मिनट का काम है। ये सचमुच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये तो है कि तकनीक की रफ्तार कानून से हमेशा एक कदम आगे रहती है। वही तो सवाल ये उठता है कि ऐसे डिजिटल दौर में जहां पहली नजर में दिखने वाली कोई भी चीज पूरी तरह से भ्रामक या फेक हो सकती है, वहां हमारी फैमिली कोर्ट्स क्या करेंगी? ये तो सोचना पड़ेगा। राइट। बिना फुल क्रॉस एग्जामिनेशन के, बिना फॉरेंसिक लैब की लंबी जांच के कोई जज सिर्फ प्रथम दृष्टया या पहली नजर में इन डिजिटल सबूतों की असलियत कैसे तय करेगा? अगर किसी ने अपनी पत्नी को फंसाने के लिए एआई से बनी तस्वीरें पेश कर दी और कोर्ट ने उसे एक्स फेसी सच मानकर पत्नी का मेंटेनेंस रोक दिया, तो क्या ये एक नए तरह के अन्याय को जन्म नहीं देगा? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो निश्चित रूप से आने वाले सालों में न्यायपालिका, वकीलों और समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। तकनीक ने सच और झूठ के बीच की लकीर को बहुत धुंधला कर दिया है। एग्जैक्टली। क्या तकनीक की ये तेजी कानून की इस नई स्थापित तेजी को ही मात दे देगी,
ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। तो आज के इस गहराई फिर विश्लेषण और हमारे इस लीगल कंसल्टेशन में बस इतना ही। हमने देखा कि कैसे एक केस कानून की किताबों से निकलकर असल जिंदगी को प्रभावित करता है। अगली बार हम किसी और केस फाइल और दस्तावेजों के ढेर के साथ वापस आएंगे, एक नए और जटिल मुद्दे को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए इन सवालों पर विचार करते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।